हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। बच्चों, 12th अकाउंटेंसी की आज की क्लास में हम लाभ हानि नियोजन खाते को समझने वाले हैं। बच्चों, 12th अकाउंटेंसी में जो हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब साझेदारी के मूल तत्व, और इसमें अभी तक हमने साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में देखा। स्टूडेंट, साझेदारी के मूल तत्वों में हमने साझेदारी क्या है, साझेदारी की विशेषताएं क्या है, साझेदारी सल्लेख क्या है और साझेदारी फर्म कौन कौन से खाते बनाने वाली है, तो उसमें हमने देखा कि साझेदारों के पूंजी खाते और लाभ हानि नियोजन खाता, ये दो प्रकार के खाते हम इस यूनिट में बनाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहला साझेदारों का पूंजी खाता, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हमने उस क्लास में समझा कि साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हमने देखा दो पद्धति से बनाया जाता है, एक स्थायी किस्त पद्धति या स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति या अस्थायी पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनते हैं, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता, और अस्थिर पूंजी पद्धति में एक ही खाता बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक नया खाता बनाना सीखेंगे और वो है लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने 11th क्लास में हमने देखा कि जो एकाकी व्यापारी होता है वो क्या करता है, सबसे पहले बनाता है जर्नल। ठीक है, जर्नल में एंट्री हम सब करते हैं। उसके बाद जर्नल के आधार पर वो लेजर बनाता है, मतलब खाता बही बनाता है। खाता बही में अलग अलग खातों के बैलेंस निकालता है और उसके आधार पर वह क्या करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, मतलब तलपट बनाता है। फिर उसमें सारे जो भी खातों का बैलेंस आता है उसके आधार पर क्या बनाता है, वह फाइनल अकाउंट बनाता है। और फाइनल अकाउंट में हमने देखा, फाइनल अकाउंट में 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, और वो 3 प्रकार के खाते कौन से हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। एक बनता है P&L अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, और एक बनती है हमारी बैलेंस शीट, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। हर एक फर्म को, हर एक कंपनी को, हर एक व्यापारी को इसी प्रोसेस से काम करना पड़ता है, जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट। इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग, जर्नल को बोला जाता है रिकॉर्डिंग, इसको बोला जाता है इसको क्लासिफिकेशन, और ये है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस तक तो सभी को आना पड़ता है। ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक सभी को आना पड़ता है, बैलेंस शीट तक। बैलेंस शीट के बाद में फिर अलग अलग प्रकार से उनका एनालिसिस किया जाता है। अब एक पार्टनरशिप फर्म जर्नल भी बनाएगी, लेजर भी बनाएगी, ट्रायल बैलेंस भी बनाएगी, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये सब काम करेंगे। अब हमने यहाँ जो पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म में मालिक कितने हैं, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। अब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आता है, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, साझेदारों के बीच में बटेगा, वितरित होगा। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक होता है लाभ हानि खाता, एक क्या होता है, लाभ हानि खाता, और दूसरा होता है लाभ हानि नियोजन खाता। इन दोनों के बीच में हमें अंतर समझना पड़ेगा कि लाभ हानि खाता क्या होता है और लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, या लाभ हानि वितरण खाता क्या होता है। जैसे लाभ हानि खाते में हम क्या करते हैं, सारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, इसको इसके अंदर लिखा जाता है। हमें मालूम है अप्रत्यक्ष व्यय, व्यापार के संचालन, व्यापार को जो हम ऑपरेट करते हैं, तो व्यापार को ऑपरेट करने में जितने भी प्रकार के व्यय हैं वो सारे व्यय इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और ये सभी जो व्यय हैं, ये सारे व्यय बिजनेस के ऊपर क्या होते हैं, एक प्रकार का चार्ज होते हैं, एक प्रकार का क्या होते हैं,
चार्ज होते हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी। तो सैलरी फर्म को चाहे लाभ हो या नहीं हो, लाभ हो या हानि हो, एनी कंडीशन में फर्म को कर्मचारियों को वेतन देना है, मतलब देना है। बिजली का बिल भरना है तो भरना है, मजदूरों को मजदूरी देना है तो देना ही पड़ेगी, इंटरेस्ट देना है तो देना ही पड़ेगा। मतलब जितने भी प्रकार के जो चार्जेस, जो लाभ हानि खाते में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th क्लास में हमने बनाया, डेबिट पक्ष में जो हम अप्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं, ये व्यापार के ऊपर क्या होते हैं, एक प्रकार का बर्डन होते हैं, एक प्रकार का भार होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, भार बोलो, बर्डन बोलो या चार्ज बोलो। कि व्यापार में लाभ हो या हानि हो, आपको इन व्ययों को भुगतान करना ही पड़ेगा। चाहे आप घाटे में चल रहे हो फिर भी आपको कर्मचारियों को सैलरी देना पड़ेगी, आप चाहे घाटे में चल रहे हो फिर भी आपको मजदूरों को मजदूरी देना ही पड़ेगी। तो ये चार्जेबल होते हैं। अब जैसे साझेदार हैं, ठीक है, फर्म में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार होंगे। तो अभी हमने देखा, इसके पहले साझेदारों का पूंजी खाता बनाना देखा। तो साझेदारों को क्या क्या दिया जाता है, तो साझेदारों को उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, साझेदारों को वेतन भी दिया जाता है, साझेदारों को कमीशन भी दिया जाता है और साझेदारों को लाभ में हिस्सा भी दिया जाता है। ठीक है, अब साझेदार कौन है, मालिक है। अब मान लो फर्म में हानि होगी तो क्या साझेदार वेतन लेगा, नहीं लेगा। फर्म में यदि हानि हो रही है तो क्या साझेदार को लाभ मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता। यदि हानि हो रही है तो लाभ मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, यदि हानि हो रही है तो वो कमीशन लेगा, पूंजी पर ब्याज लेगा, नहीं लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों को मिलने वाला जो भी है समायोजन है, मतलब पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सब क्या है, ये सभी बर्डन नहीं है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है, ये व्यय हैं। साझेदारों को दिया जाने वाला पूंजी पर ब्याज, उनको दिया जाने वाला वेतन है, कमीशन है, ये लाभ है, ये सभी व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार से व्यय हुआ। लेकिन ये व्यय कंपलसरी नहीं है, चार्जेबल नहीं। यदि लाभ होगा तो ही साझेदारों को मिलेगा, नहीं यदि लाभ हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसलिए जितने भी चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। और साझेदारों से रिलेटेड अब इसके बाद जो लाभ आता है, इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, अब वो जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को, शुद्ध लाभ को, समस्त चार्जेबल व्यय को घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ आता है, उस शुद्ध लाभ को अब हमें क्या करना है, साझेदारों में बांटना है। तो साझेदारों में बांटने के पहले उनको, साझेदारों को मिलने वाली सारी चीज़ें इस शुद्ध लाभ में से घटाई जाती है। जैसे इस शुद्ध लाभ में से पहले क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे साझेदारों को, किसी साझेदार को वेतन मिलता है वो दे देंगे, किसी साझेदार को कमीशन मिलता है वो कमीशन भी दे देंगे। उसके बाद में फिर जो लाभ बचेगा उस लाभ को हम साझेदारों में बांटेंगे। इस लाभ को साझेदारों के बीच में नहीं बांटा जाएगा, डायरेक्ट लाभ को, शुद्ध लाभ को साझेदारों, मैंने तो आप बोलोगे कि भाई ये तो शुद्ध लाभ आया 1 लाख रुपए, बस 2 साझेदार है तो दोनों में 50-50 हज़ार रुपये बांट दो, इसमें क्या समस्या है बांटने में। दोनों की पूंजी में, जैसे हम पिछले साल अंतिम खाते बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इसमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो सीधे बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, उस व्यापारी की पूंजी में जाके जोड़ देते थे। तो ऐसे ही साझेदारी में भी कर सकते हैं कि जो 50,000 का लाभ आया है, 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो बैलेंस शीट में दोनों साझेदार जो ए और बी है उनकी पूंजी में वो लाभ को सीधे सीधे क्या कर दो, जोड़ दो। उसमें क्या समस्या आ रही है समस्या क्या है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, साझेदारों को वेतन दिया जाता है, साझेदारों को कमीशन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें समायोजन जो होती है, ये समायोजनों को करने के लिए ये लाभ में से पहले घटाई जाती है और उसके बाद जो बचता है लाभ, उसको फिर साझेदारों में बांटा जाता है। और वो समायोजन करने के लिए ही एक नया खाता बनाया जाता है। उस खाते का नाम है लाभ हानि समायोजन खाता या लाभ हानि नियोजन खाता। अब उसका जो प्रारूप है वो क्या है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि उसका प्रारूप क्या है। देखिए, लाभ हानि वितरण खाता भी बोलते हैं, मतलब लाभ हानि का वितरण करना या लाभ हानि को बांटना या लाभ हानि नियोजन खाता, ऐसा कहा जाता है। अब ये कुल मिला के ये किस लिए बनाया जा रहा है, जो शुद्ध लाभ आया है उस शुद्ध लाभ का साझेदारों में बंटवारा करना है। तो वो बंटवारा करने के पहले साझेदारों को जो जो दिया जाना है वो उनको देने के बाद जो बचेगा तब बांटेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ये कब बनेगा? फॉर द ईयर एंडेड, मतलब वर्ष के अंत में। फॉर्मेट पूरा वही है, डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे। तो जैसे लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ, जैसे सकल लाभ को हम लाभ हानि खाते में कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। ऐसे ही लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा शुद्ध लाभ लिखा जाएगा, जो कि हम कहाँ से लेकर के आए हैं? लाभ हानि खाते से लेकर के आए हैं। ये कहाँ से लाए? हम लाभ हानि खाते से लाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को उठा के हम लाए हैं और वो हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। अब इस शुद्ध लाभ में से अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में साझेदारों को जो भी दिया जाना है वो सब लिखने वाले। साझेदारों को क्या क्या दिया जाएगा इस लाभ में से? तो उन्हें पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है तो वो वेतन देंगे, किसी साझेदार को कमीशन दिया जाता है तो वो कमीशन देंगे, मैनेजर को यदि कमीशन दिया जाना है तो कमीशन देंगे। और इस लाभ में से ये सब घटाने के बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को उन साझेदारों में बांटा जाएगा। बस ये काम करने के लिए ये लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस लाभ हानि वितरण खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में कौन कौन सी मदें लिखी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी सन रहेगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ। यहाँ पर आप लिख सकते हो बैलेंस ब्राउट डाउन, शेष लाया गया। किसका शेष लाया गया? शुद्ध लाभ का। मतलब जो लाभ हानि खाते का जो बैलेंस आया था वो बैलेंस क्या है? वो शुद्ध लाभ है। तो वो शुद्ध लाभ को हम यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट को। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो शुद्ध लाभ होगा वो ये लिख दिया। अब क्रेडिट पक्ष को पहले समझ लेते हैं। क्रेडिट पक्ष में क्या क्या आएगा? तो क्रेडिट पक्ष ये लाभ वाला पक्ष है, मतलब ये क्रेडिट पक्ष ये आय वाला पक्ष है और ये व्यय वाला पक्ष है, इसको भी समझ लो, ठीक है। अब फर्म को क्या क्या आय हो रही है? तो एक तो नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ हुआ। दूसरा, फर्म को और कौन सी चीज़ों से आय होती है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया जाएगा उस आहरण पर जो ब्याज मिलेगा वो भी फर्म की इनकम होती है। उस आहरण पर ब्याज, आहरण को नहीं लिखना है, एक बात ध्यान देना है। ड्राविंग जो साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया जाएगा उस आहरण को यहाँ नहीं लिखना है, किसको लिखना है? ब्याज को लिखना है। आहरण पर ब्याज को यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आने वाली है, एक तो शुद्ध लाभ आएगा और दूसरा आहरण पर ब्याज आएगा। बस ये दो चीज़ें ही क्रेडिट पक्ष में आती है, इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई सी नहीं आती यहाँ पर। तो इतनी सी याद रखना है आपको, शुद्ध लाभ लिखना है और यदि प्रश्न में आहरण पर ब्याज दिया है तो वो लिखना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्रेडिट पक्ष में नहीं आएगी। बाकी सब कहाँ आने वाली है? डेबिट में आने वाली है। अब डेबिट में क्या क्या आएगा? तो वो भी 4-5 चीज़ें हैं। आप केवल दिमाग में याद रखोगे 5 चीज़ें तो 5 चीज़ें याद हो सकती है, ठीक है। हम ढेरों रील याद रख सकते हैं, ढेरों गाने याद रख सकते हैं, ढेरों फिल्म के नाम याद रख सकते हैं, बहुत सारी बकवास चीज़ें हम याद रख सकते हैं। तो ये 5 चीज़ों को याद रख सकते हैं। कौन कौन सी है? पहली, सबसे पहली यहाँ पर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पहला पॉइंट आ गया। पूंजी पर ब्याज, सबसे पहला क्या आएगा यहाँ पर? पूंजी पर ब्याज। साझेदारों ने जो पूंजी व्यापार में लगाई है उस पूंजी पर उनको प्रश्न के अंदर दिया रहेगा कि उनको पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है या 10% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो जितने साझेदार होंगे उनकी पूंजी पर ब्याज निकाला जाएगा। मान लो ए है, बी है और सी है। तो ए ने मान लो 50,000 पूंजी लगाई, उस पर 10% ब्याज दिया जाता है तो 5,000। बी ने भी 50,000 पूंजी लगाई, उस पर 10% ब्याज दिया जाता है तो 50,000 का 10% 5,000। और सी ने भी 50,000 पूंजी लगाई, उसका 10% पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो 5,000। ऐसे 5, 5 और 5 कितने हो गए? 15। और 15,000 को फिर हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से सबसे पहली मद जो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी वो है पूंजी पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड नंबर पर क्या आएगा? सैलरी। सैलरी मतलब वेतन। किसको दिया जाएगा भैया? ये दिया जाएगा साझेदारों को जो वेतन। अब हर एक साझेदार को वेतन नहीं मिलता है। मान लो 2 है तो किसी एक को मिलेगा। ए और बी 2 साझेदार तो ए को वेतन दिया जाता है। अब इसमें भी 2 कंडीशन होती है, मंथली है या ईयर है ना। मासिक वेतन मिलता है या वार्षिक वेतन मिलता है, मंथली मिलता है या ईयरली मिलता है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। मंथली होगा तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, 12 महीने का।
और यदि ईयरली होगा तो बस सीधा सीधा लिख दो उसको, क्योंकि 12 महीने का एक ही बार वेतन मिलेगा। तो और किसको मिल रहा है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा एज, मतलब यहाँ आप सैलरी लिख दो और ब्रैकेट में उस साझेदार का नाम लिख दो और यहाँ पर उस वेतन को लिख देंगे। तीसरी बात, कमीशन, किसी साझेदार को कमीशन दिया जाता है तो जिसको भी कमीशन मिलेगा उसका नाम लिख दो नीचे ब्रैकेट में, ऊपर लिख दो कमीशन, टू कमीशन, और यहाँ कमीशन की राशि लिख देंगे। मैनेजर का कमीशन, तो मैनेजर को कितने % कमीशन दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कितनी बातें हो गई, एक 2 3 और 4, ये 4 चीज़ें हैं, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और मैनेजर का कमीशन। ये 4 चीज़ें आपको डेबिट पक्ष में याद रखना है। अब प्रश्न में ये चारों चीज़ें नहीं होती है, प्रश्न में इसमें से आधी चीज़ें ही मिलेगी आपको। एक और चीज़ यहाँ पर आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, एक और चीज़ यहाँ पर आएगी और वो है यहाँ पर मैं एक और चीज़ शामिल कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा ना यहाँ पर। 5वीं चीज़, 1 2 और 3 और 4, और एक और 5वीं चीज़ आती है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, तो उस ऋण पर ब्याज को भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब इस लाभ में से उस ऋण पर ब्याज को घटाया जाएगा। साझेदार के द्वारा फर्म को दिया गया ऋण, उस पर जो ब्याज है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इन 5 चीज़ों को आपको याद रखना है कि डेबिट पक्ष में ये 5 चीज़ें आएगी। तो इस शुद्ध लाभ में से, ये आय पक्ष में से ये व्यय पक्ष को घटाया जाएगा, उसके बाद जो लाभ बचेगा, उसके बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को हमें क्या करना है, साझेदारों में बांट देना है बस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये इसी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो उन्हें कितने का लाभ हुआ, 50,000 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, और 3 साझेदार हैं P1 P2 और P3, और उनके आहरण पर ब्याज हमने लिया 500, 500 और 500, तो टोटल ब्याज हो गया 1500 रुपये। तो ये हो गई फर्म की इनकम, कि फर्म को कितनी आय हुई, 50,000 और 1500 मतलब 51,500 रुपये, इतना फर्म को क्या हुआ, आय हुई। अब इस आय में से क्या क्या देना है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मान लो जो P1 है इसने फर्म में 50,000 की पूंजी लगाई थी, जिस पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है उसको, तो 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 हो गया। ऐसे ही P2 की और ऐसे ही P3 की ब्याज निकलेगा 5,000 रुपये, तो इसका 5,000 रुपये ब्याज पूंजी पर, इसका 5,000 रुपये पूंजी पर ब्याज, और इसका 5,000 रुपये पूंजी पर ब्याज, टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपये पूंजी पर ब्याज। ये उन साझेदारों को मिलने वाला है। सैलरी मान लो किसको दी जाती है, P1 को दी जाती है, कितनी दी जाती है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वार्षिक 5,000 रुपये दिया जाता है। कमीशन, इसको 5,000 का कमीशन दिया जाता है। ठीक है, और ये कमीशन मान लो ये भी मैनेजर का कमीशन भी 5,000, एक राउंड फिगर हम ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर समझ लेते हैं फर्म को कितनी इनकम हुई, 51,500। अब इस इनकम में से क्या क्या देना है, 15,000 पूंजी पर ब्याज देना है, 5,000 वेतन देना है, 5,000 कमीशन देना है, 5,000 मैनेजर का कमीशन देना है। कितना हो गया, 5, 10, 15 और 15, 30,000 रुपये क्या करना है, देना है। इस इनकम में से 30,000 रुपये देना है, तो 51,500 रुपये में से हमने 30,000 रुपये दे दिए, तो हमारे पास कितना बचा, 11 में से 3 गया 8, 48,500 रुपये। कितना बचा हमारे पास, ये बचा प्रॉफिट। आप कितना बच गया, 48,500। भाई पहले तो कितना था, 50,000 था, और 1500 आहरण पर ब्याज मिला, टोटल 51,500 का लाभ था। लेकिन इसमें से हमें ये देना था साझेदारों को, वो देने के बाद में अब हमारे पास लाभ कितना बचा, 48,500 रुपये का लाभ बचा। इस 48,500 को क्या करना है, इन तीनों साझेदारों में बांट देना है, और वो यहाँ पर तीनों में बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 51,500, सॉरी 51,500 में से 30,000 गया, गलत घटाया मैंने, 51,500 में से 21,500,
ठीक है। अब 21,500 जो आया, 21,500 को तीनों साझेदारों में बांट देंगे हम। तो ये इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है। और ये परीक्षा में बिल्कुल बनाने को आता ही है। साझेदारों का पूंजी खाता भले इसे बनाने को नहीं आएगा, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता जरूर बनाने को आता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, सबसे पहला प्रश्न, तो साझेदारों के बीच में शुद्ध लाभ का बंटवारा करने के लिए बनाया जाता है। साझेदारों को मिलने वाली जो भी राशियां हैं, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, इसका समायोजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ठीक है। तो ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष आय का पक्ष होता है, डेबिट पक्ष व्यय का पक्ष होता है। क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज लिखा जाता है। डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, मैनेजर का कमीशन लिखा जाता है। और उसके बाद शुद्ध लाभ में से ये व्यय घटाने के बाद जो लाभ बचता है वो लाभ साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। ये होता है लाभ हानि नियोजन खाता। अब मैं इसकी यदि आप लोगों को परिभाषा बताऊं कि भैया इसकी परिभाषा क्या है, तो लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। लाभ हानि वितरण या लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, संक्षेप में समझिए। ऐसा परीक्षा में मान लो प्रश्न आ गया, ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं। तो लाभ हानि खाते में व्यापार के सामान्य संचालन में होने वाले व्यय और हानियों का लेखा किया जाता है। वे व्यापार के सामान्य संचालन में होने वाले व्यय और हानियों का लेखा किया जाता है। किसमें? लाभ हानि खाते में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लाभ हानि खाते की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो हमने कब बनाया? 11वीं क्लास में बनाया। ठीक है। तो लाभ हानि खाते में हम किसकी एंट्री करते हैं? व्यापार के सामान्य संचालन में होने वाले व्यय और हानियों का लेखा किया जाता है। व्यापार के सामान्य संचालन मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय, वेतन, ब्याज, मजदूरी, कमीशन, किराया, विज्ञापन, बिजली व्यय, ये सब जितने भी व्यापार के संचालन के व्यय हैं वो सब कहाँ लिखे जाते हैं? लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते में व्यापार के सामान्य संचालन में होने वाले व्यय और हानियों का लेखा किया जाता है। किंतु देखिए, किंतु साझेदारों से संबंधित आपसी व्यवहारों का लेखांकन करने के लिए, साझेदारों से संबंधित जो भी लेखांकन है उसको करने के लिए लाभ हानि खाते के बाद में अलग से एक और खाता बनाया जाता है जिसे लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। साझेदारों से रिलेटेड जो भी व्यवहार है उन व्यवहारों का लेखा करने के लिए एक अलग से खाता लाभ हानि खाते के बाद एक खाता अलग से बनाया जाता है, वो कहलाता है लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता कहा जाता है। ठीक है। तो ये लाभ हानि नियोजन खाते का अर्थ आप समझ गए होंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया तो पिक्चर पूरी समझ में आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं दी है। देखिए, लाभ हानि विनियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि वितरण खाते की कुछ विशेषताएं। सबसे पहला, यह लाभ हानि खाते का विस्तार है। भाई हमने जो लाभ हानि खाता बताया, अब उसका और विस्तार रूप क्या हो गया? लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरी विशेषता, इसे साझेदारी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। कौन बनाता है लाभ हानि नियोजन खाता? फर्म बनाती है, साझेदारी फर्म, एकाकी व्यापारी को बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इसमें की जाने वाली प्रविष्टियां साझेदारी सल्लेख द्वारा निर्देशित होती है। लाभ हानि नियोजन खाते में जो भी हम प्रविष्टि करेंगे वो किससे रिलेटेड होगी? साझेदारों से संबंधित होगी। और साझेदारों से संबंधित सारी बातें किस पर आधारित होती है? वो साझेदारी सल्लेख पर आधारित होती है। मतलब उन्होंने जो समझौता किया है उस समझौते में क्या लिखा है कि प्रत्येक साझेदार को उसकी पूंजी पर कितने प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा, कौन से साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा, कौन से साझेदार को कितने % कमीशन दिया जाएगा, मैनेजर को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आहरण यदि करेगा तो आहरण पर कितना ब्याज लिया जाएगा, लाभ हानि का बंटवारा किस रूप में किया जाएगा। ये सारी बातें किस में लिखी जाती है? साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती है। और इसके आधार पर ही लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो इसमें की जाने वाली प्रविष्टियाँ किस पर आधारित होती है? साझेदारी सल्लेख पर आधारित होती है। यह खाता लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। लेखांकन वर्ष मतलब जो हमारा एनुअल वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो होता है, तो उसमें जो शुद्ध लाभ होता है वो शुद्ध लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है।
यह एक कौन सा खाता है, नाम मात्र का खाता होता है। भाई एक प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, जो पूंजी खाते, साझेदारों की पूंजी खाते किस प्रकार के खाते हैं, व्यक्तिगत है या नाम मात्र है। तो भाई 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। तो व्यक्तिगत खाते मतलब किसी व्यक्ति का खाता, फर्म का खाता, कंपनी का खाता, ये सब व्यक्तिगत खाते होते हैं। तो जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है, साझेदारों की पूंजी खाते मतलब साझेदार कौन हो गया, व्यक्ति हो गया, और इसलिए पूंजी खाते कौन से खाते होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। दूसरा है लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन में हम क्या लिख रहे हैं, आय और व्यय लिख रहे हैं, और आय व्यय से रिलेटेड जो खाते होते हैं वो सब क्या होते हैं, नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता कौन सा खाता हो गया, नाम मात्र का खाता हो गया। तो ये 5 जो बातें हैं ये लाभ हानि नियोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक साझेदारी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने थ्योरेटिकल जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। अब आगे जो है वो हम देखने वाले हैं, प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा जो आगाज़ हो रहा है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आगाज़ हो रहा है। यहाँ से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो शुरुआत हो रही है, पूंजी पर ब्याज की गणना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी हमने देखा कि साझेदारों लाभ हानि नियोजन खाते में हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों को सबसे पहला यही आ जाएगा कि भाई हमने क्रेडिट में शुद्ध लाभ लिख दिया, आहरण पर ब्याज लिख दिया, इधर पूंजी पर ब्याज निकालना पड़ेगा कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है, तो वो पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो कौन सी पूंजी पर। पूंजी का बैलेंस 2 प्रकार का होता है, एक वर्ष के प्रारंभ में और एक वर्ष के अंत में। तो कौन सी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा प्रश्न में आपको 1 अप्रैल को पूंजी दी जाएगी कि 1 अप्रैल को साझेदारों की पूंजी इस प्रकार थी, ए की पूंजी 50,000, बी की पूंजी 50,000 थी, जिस पर पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है, तो उस पर हमें 10% की दर से ब्याज निकालना पड़ेगा। वर्ष के अंत की पूंजी नहीं, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी। देखिए, तो यहाँ पर दिया है कि अमरेश और कमलेश एक फर्म में साझेदार है, मतलब ये 2 पार्टनर हैं, अमरेश और कमलेश। 1 जनवरी 2018 को, देखो ये 1 जनवरी मतलब वर्ष का फर्स्ट मंथ है, और 1 तारीख मतलब उस महीने की पहली तारीख, मतलब वर्ष का प्रारंभ है ये। मतलब वर्ष के प्रारंभ में अमरेश और कमलेश की जो पूंजी है वो कितनी है, 2,80,000 और 2,20,000 वर्ष के प्रारंभ। अभी मैंने बताया था कि पूंजी पर ब्याज कौन सी पूंजी पर दिया जाएगा, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर। तो एक अमरेश की पूंजी 2,80,000, कमलेश की पूंजी है 2,20,000। 1 सितंबर 2018 को उन्होंने निर्णय लिया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2,50,000 रुपये होना चाहिए। अब 1 जनवरी को इतनी पूंजी थी, तो जनवरी के बाद अब उन्होंने फिर से एक डिसीजन लिया। कब लिया, 1 सितंबर को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमारी पूंजी अब कितनी होना चाहिए। भाई अमरेश की पूंजी 2,80,000 है और कमलेश की 2,20,000 है, तो अब दोनों ने निर्णय लिया कि अब हमारी पूंजी दोनों की समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक की ज़्यादा है, एक की कम है, नहीं, अब दोनों की बराबर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 2.5 लाख होना चाहिए। 2,50,000, 2,50,000 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी 2,50,000 से ज़्यादा होगी वो निकाल लेगा, और जिसकी 2,50,000 से कम होगी वो और पैसा लेकर आएगा, तो दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पूंजी खातों में आवश्यक समायोजन उनसे नगद राशि मांगकर अथवा लौटाकर किया गया। मतलब यदि एक्स्ट्रा होगी तो निकालेगा और कम होगी तो लाएगा। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। जो भी पूंजी है उस पर कितना ब्याज मिलता है उनको, 6% की दर से। आपको 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करने वाले हैं। चलिए, अब पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यहीं पर करके बता देता हूँ।
बोर्ड पर बताता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पूंजी पर ब्याज की गणना, है ना। कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करना है। अब कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं। तो हम किस प्रकार से उसको बना सकते हैं? हम उसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो आपको मैं टेबल के माध्यम से थोड़ा सा बता दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, मतलब वो व्यवस्थित लगेगा। मतलब ये कोई खाता नहीं है, ये क्या है, ये एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम हमारे हिसाब से कुछ भी कॉलम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया विवरण, ठीक है, और यहाँ हमने 2 पार्टनर बना दिए, अमरेश और कमलेश। तो ये हमने यहाँ लिख दिया विवरण। हम यहाँ जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो विवरण में लिखेंगे, और यहाँ आएगा अमरेश और यहाँ पर आएगा कमलेश, ठीक। अब 1 जनवरी 2018 को दोनों की जो प्रारंभिक पूंजी है वो कितनी है? 1 जनवरी 2018 को एक की है 2,80,000 और इसकी है 2,20,000, ठीक है। ये प्रश्न में यही था हमारा, एक की 2,80,000 थी और एक की 2,20,000 रुपये थी। कहाँ गया प्रश्न हमारा? ये था। अमरेश और कमलेश 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी कितनी है? 2,80,000 और 2,20,000। अब उन्हें पूंजी पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है? 6% प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब होता है पूरे 12 महीने का 6% दिया जाएगा, 100 का 6 रुपया दिया जाएगा। मतलब ये 6% प्रति वर्ष, मंथली नहीं है, पूरे 12 महीने का 6% उनको ब्याज दिया जाएगा उनकी पूंजी पर। अब 1 सितंबर को उन्होंने निर्णय लिया कि 2,50,000 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे बोर्ड पर। देखो, तो अब हम कहाँ पर आ गए? 1 सितंबर को आ गए। 1 सितंबर को उन्होंने निर्णय लिया। तो अब पहले हम पूंजी पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 8 महीने पूरे हो गए थे। यदि हम यहाँ पर निकालें ब्याज, पूंजी पर ब्याज कब निकालेंगे हम? सितंबर को, ठीक है। तो 30 सितंबर को, 30 सितंबर मतलब 8 महीने का। अब हम क्या करेंगे? 6% की दर से 2,80,000, 2,20,000 पे ब्याज निकालेंगे। तो 2,80,000 का 6% की दर से 8 महीने का ब्याज निकालेंगे। कितने महीने का निकालेंगे? 8 महीने का। क्यों? क्योंकि फर्म ने 2,80,000 रुपये को 8 महीने तक, 2,80,000 रुपये रही है पूंजी उसकी। 1 जनवरी को 2,80,000 थी, तो 1 जनवरी से 1 सितंबर को उन्होंने निर्णय लिया कि अब 2,50 होना चाहिए। इसका मतलब कि 30 अगस्त, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 अगस्त आ जाएगा। तो अगस्त में, मतलब लास्ट अगस्त तक उनकी पूंजी कितनी थी? 2,80,000। तो कितने महीने हो रहे? जनवरी से 30 अगस्त तक 8 महीने हो रहे हैं, और 8 महीने का जो ब्याज है वो कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से 2,20,000 रुपये पर 6% की दर से 8 महीने का कितना ब्याज बनेगा उसका, वो हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम 6 दूनी 12 और 2 चौकू 8, इसको गुणा कर दो, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11। 8 महीने का उसकी पूंजी पर ब्याज कितना आ गया? 11,200। इसका कितना आएगा? 6 दूनी 12, 2 चौकू 8, 4
दोनों 8 और 4 दोनों 8। इसका पूंजी पर ब्याज कितना आ गया 8,800। ये तो 8 महीने का हमने हिसाब कर दिया। अब 8 महीने बाद उन्होंने क्या किया, 1 सितंबर को उन्होंने निर्णय लिया कि 1 सितंबर को उनकी जो पूंजी है वो पूंजी कितनी हो जाएगी 2,50,000 और 2,50,000। अब यहाँ पर जो उनकी है पूंजी, इसकी पूंजी भी 2,50,000 और इसकी पूंजी भी कितनी हो जाएगी 2,50,000 हो जाएगी। इसका मतलब अब 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, भाई 12 महीने का वर्ष होगा, क्योंकि 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो वर्ष कब समाप्त होगा 31 दिसंबर को। तो अब हम जो ब्याज निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज जो निकालेंगे वो कब निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज 31 दिसंबर को। ठीक है, कितने महीने का निकलेगा, तो 2,50,000 गुणित 6, कितने महीने का, 1 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने का, 4/100 गुणित 12। इसी प्रकार से 2,50,000 इसकी भी है, 2,50,000 गुणित 6 गुणित 4/100 गुणित 12। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा 2500 गुणित 2 मतलब 5,000, इसकी भी हो गई और सेम इसका भी आएगा 5,000 रुपये, क्योंकि दोनों की 2,50,000 2,50,000 हो गई। तो यहाँ पर ये 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आया 5,000 आया। अब टोटल पूंजी पर ब्याज कितना हो गया, 31 दिसंबर को अमरेश की पूंजी पर ब्याज टोटल कितना हो गया, यदि हम देखें तो एक लाइन और खींच देते हैं हम यहाँ पर,